दोस्तों, इस देश में पिछले 10 साल से जिस तरीके से कांग्रेस का कुशासन चला, जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ी, इस बीच में हमारी पॉपुलेशन और ऐसे लोग जिन्हें कुछ काम चाहिए, उनकी संख्या बढ़ी। ऐसी परिस्थितियों में ये प्रश्न हमारे मन में उठना बहुत स्वाभाविक है कि अब इन परिस्थितियों से हम बाहर कैसे आए। क्या हो कि हम फिर से एक अच्छे सही रास्ते पर चल सकें। स्वाभाविक रूप से अब ये इलेक्शन का समय है। ऐसे समय पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों के अंदर हो जाती है। वैसे तो ये गलतफहमी फैलाई जाती है और हम नादानी में हम उस पर विश्वास कर लेते हैं कि स्टेट जो है वो किसी भी तरह हमारे किस्मत बनाने या बिगाड़ने के लिए पूरी तरह सिर्फ वही हमारे पास में है। दोस्तों, जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। हमारी जो व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं, उनका मूल रूप से समाधान हमें खुद ढूंढना है। स्टेट सिर्फ हमें ऐसी परिस्थितियां दे सकता है कि जिसमें हम अपना काम कर सकें, जो हमारी योजनाएं, जो हमारे स्वप्न हैं या जो हमारी इच्छाएं, हम उसको पूरी कर सकें। ये सिर्फ ऐसी परिस्थितियां दे सकता है। राजनीति समाज का कितना भला कर सकती है, ये अगर आप 40-50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति के पास हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। फिर भी जब ये इलेक्शन का माहौल बनता है, हमारे मन में आशा जागती है कि शायद कोई ऐसा परिवर्तन हो कि जिससे हमारे परिस्थितियां बदलें। तो पिछले 10 वर्षों से जो चला है लूटमार और ये टीवी का युग है, कोई भी चीज़ें अब सीक्रेट नहीं रह पाती हैं, खुल करके पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, हमें पता चल जाता है। वैसे समय पे अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान कोई दे। इस बीच में एक बहुत अजीब बात हुई जो इसके पहले कभी नहीं हुई, और इतना ज़्यादा कहते हैं कि टीवी और न्यूज़पेपर और ये सब जो माध्यम है, इन लोगों को एजुकेट करते हैं और उनके अंदर एक मैच्योरिटी है, इनके अंदर एक डिस्क्रिशन इम्प्रूव होता है। ये बिल्कुल उल्टा देख रहा हूँ मैं कि जितना ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, जितना ज़्यादा हमें समाचार और चीज़ें पता चलती हैं, हमारे निर्णय उतने ही गलत होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये जो टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी हमें मिल रही है वो ज़्यादा है। वो इसलिए है दोस्तों कि ये दुर्भाग्य की बात है कि जो इस समय जो हमारी जो पीढ़ी है, इसने किताबें पढ़ना या अच्छे से संभ्रांत तरीके से किसी समस्याओं पे विचार विमर्श करना, ऐसी कोई ग्रुप्स बनाना जिसमें कोई ऐसी गोष्ठियाँ हों जिस पे हम विचार करें, समस्याओं का समाधान ढूंढें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और हम जो टीवी में देख रहे हैं वो उसको निचला तबका बल्कि कहता है टीवी वाले हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, और पढ़ा लिखा पर बड़ा ध्यान से सुनेगा। इसका एक दुष्परिणाम जो अभी हुआ है और जो देश के लिए बड़ा घातक होने वाला है। दोस्तों, मैं आज से लगभग 2 वर्ष पहले भारतीय जीवन बीमा निगम से डिविजनल मैनेजर पद से रिटायर हुआ हूँ। आराम से हूँ और ईश्वर की कृपा से मैंने कभी भी बड़े ऐसा धन संचय करने का सोचा नहीं, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि मेरे पास इतना संसाधन है कि मेरी अगली लगभग 8-10 पीढ़ियों को कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से बैठ के खा सकते हैं। रणनीति को मैंने शुरू से इस लायक नहीं समझा कि उसमें मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश करूं। इसलिए जो कुछ भी मैं आपसे कहूँगा, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है।
ये सिर्फ मैं चाहता हूँ कि जिस संकट से ये देश गुजर रहा है, इसमें कम से कम आप यदि मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसके विपरीत कुछ काम ना करें। अभी एक बड़ी संख्या में देखा जा रहा है कि लोग, एक नई पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा भरोसा दिखा रहे हैं। आप भी यदि उसके तरफ थोड़ा झुकाव आपका है तो मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझें। यदि आप जीवन में अच्छा अचीव किया है, खूब पैसा कमा लिया है और शौक के लिए आप राजनीति में आना चाहते हैं, एक लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में दिखना चाहते हैं, टेलीविज़न में दिखना चाहते हैं, और आप पैसे कमाते समय या और कुछ करते समय आपने ब्यूरोक्रेसी की जो एरोगेंस देखा है और जो आप राजनीतिज्ञों को देखते हैं कि वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, और आप समझते हैं कि, या कभी आपने कोई अपमान सहा है ब्यूरोक्रेसी के हाथ, या जो लोग हमारे समाज के जो गंदा तबका है वो जिस तरीके से राजनीति में घुसा हुआ है और जिससे आप आहत हैं, लेकिन आपने अच्छा मोटा पैसा कमा लिया है और शौक करने के लिए आइए, आपका स्वागत है। आपसे ये जो मैं आगे बात कह रहा हूँ आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। यदि आप ये सोच करके आपने आना चाहते हैं या आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं आम आदमी पार्टी के प्रति कि ये लोग इस देश से करप्शन को मिटा देंगे, और ये जो आदमी है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, और जो उसके बीच लग्गू हैं, ये संजय सिंह, आशुतोष कुमार, मनीष सिसोदिया, आप अगर ये विश्वास कर रहे हैं कि ये लोग इस देश को कोई दिशा दे सकते हैं, या ये लोग किसी कहीं पर भी इनके इरादों में ये है कि इस देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, तो कृपा करके इस गलत फहमी में ना रहें। क्योंकि ये ऐसे लोगों की, ये 6-8 लोगों की ऐसी जमात है जिनकी आज से सिर्फ 1 वर्ष पहले, दिसंबर 2012 या जनवरी फरवरी मार्च 2013 तक ये हैसियत थी कि ये बिल्कुल एक अनपढ़ लोगों के और बेमतलब के, एक जिनको चीज़ें मुफ्त में चाहिए, ऐसे लोगों के बीच 25 लोगों के ये नेता थे। और अगर मेरी बात आपको गलत लग रही है तो आप थोड़ा सा यही इसी इंटरनेट पर आप खोल के देखें, ये स्वराज का, इसका एक केजरीवाल का एक भाषण है, स्वराज की क्लास ले रहा है लोगों की, कैसे लोग उसमें बैठे हुए हैं, क्या उनका स्तर है। ये संजय सिंह के साथ में आप कुछ लोग कोई गाना वाना गा रहे हैं, अब ये क्या स्तर इस आदमी लोगों का था। लेकिन दोस्तों, जो अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चला था और उसमें जिस तरीके से ये लोग बार बार टीवी पे दिखाए गए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये विश्वसनीयता है, और अनकॉन्शियसली दोस्तों, मनोविज्ञान का ये एक बहुत मुख्य विषय होता है कि जो कॉग्निटिव, जो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से एसोसिएट करके देखते हैं, तो हम लोगों ने एक समाज से भी अन्ना हजारे, जो भी जितना भी उसका शैक्षणिक स्तर क्या है, उसकी बातों में कितना क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक चरित्रवान व्यक्ति था जिसको इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और बड़े समय से उसको छोड़ दिया। ये लोगों का काम राजनीतिक सत्ता लेना भी नहीं है। इन लोगों का काम है, ये शुरू से ये एक उद्देश्यहीन, दिशाहीन लोग हैं, और ये लोग अब ये बता रहे हैं कि ये देश को करप्शन मुक्त करना चाहते हैं। और ये केजरीवाल कहता है ये हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए जी, हम प्रधानमंत्री बनने नहीं आए जी, हमको तो देश से भ्रष्टाचार को, क्या भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। ये आदमी चीफ मिनिस्टर की ओथ लेने के दिन कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करेगा, आप सेटिंग कर लीजिए, हम उसको पकड़ लेंगे। ये भी कहता है कि इसको संविधान का बड़ा अच्छा ज्ञान है। दोस्तों, जिस दिन कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनता है उस दिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो अब एग्जीक्यूटिव, ही द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दैट स्टेट, और वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो ईमानदार होता
तुरंत सारे विभागों के सेक्रेटरीज हैं, जो भी अधिकारी हैं, इनको बुलाता, उनकी मीटिंग लेता कि भाई देखिए, ये जो भ्रष्टाचार जो है अभी लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, और अब इसको कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना है और सख्ती से पेश आओ, और अब हम इस प्रदेश को अच्छा प्रशासन देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। दो कारण है दोस्तों। एक तो ये बहुत दिन पहले से, कई लगभग मैं समझता हूँ 6-8 साल पहले इसने एक टारगेट बना के रखा था राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने का, जिसके लायक ये बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता था, इसके लायक बन सकता था। दोस्तों, कोई कितनी भी बड़ी डिग्री लेकर के आएगा तो कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी पब्लिक सेक्टर, कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना देगी? दोस्तों, अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कितने भी बड़ी क्वालिफिकेशन लेने के बाद में हायरार्की में नीचे से शुरू करके ऊपर जाते हैं और काम को सीखते रहते हैं कि भाई ये जो काम है, जो मेरे हाथ मैंने लिया है, इसमें कैसे मुझे आगे बढ़ना है, इसका काम करने का तरीका क्या है। इसलिए राजनीति में कुछ लोग जिनको हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि वो नीचे से शुरू हुए थे। अरे वो तो ऐसा साइकिल पे घूमता था, वो तो स्कूटर पे घूमता था, देखो कभी बड़ा नेता बन गया। दोस्तों, राजनीति भी एक व्यवसाय है जिसको हर स्तर पे अलग अलग भूमिकाएं हैं, जिसको समझना पड़ता है। और दोस्तों, राजनीति गंदी चीज़ है। अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आप जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, पश्चिमी देशों ने कहा है कि ये जो है ये स्काउंड्रल्स का एक धंधा है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें कहा क्षत्र विद्या, यानी क्षत्रिय विद्या। क्षत्रिय विद्या सिखाती है कि सत्ता के लिए अपने बाप, अपने माँ, अपने बच्चे, अपने भाई और अपने मित्र, किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये क्षत्र विद्या जो पहले जो राजनीति की शिक्षा गुरुकुल में मिला करती थी, और जिसको एडवोकेट किया है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कि राजा कैसा होना चाहिए, तो उसका बुरा पहलू उन्होंने बौद्ध ग्रंथों में बताया कि राजा जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। हमारे महाभारत में भी देखिए अंतिम पर्व में बताया गया है, युधिष्ठिर के अश्वमेध के समय पे उसके बाद की जो चर्चाएं हैं कि राजा का धन पाप का होता है और राजनीति कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब इसमें आते हैं तो हर स्तर पे कहाँ पर क्या समझौते होते जाते हैं, क्योंकि पूरे समाज को लेकर के चलना है, जिसमें शासकीय पूरा ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें व्यापारी हैं, जिसमें उद्योगपति हैं, जिसमें छोटे कर्मचारी हैं, जिसमें किसान है, छोटा किसान, बड़ा किसान है, जिसमें मैकेनिक्स हैं, जिसमें रिक्शे वाले हैं, जिसमें चाय वाले हैं, जिसमें दूध बेचने वाले, सभी सबको साथ लेकर के चलने, कहीं पर भी एक रास्ता बनाते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। और जो व्यक्ति जितना चरित्रवान और जितना समाज का शुभ चिंतक होता है, वो इनको एक माला में गूंथता है कि ये सारे फूलों को इकट्ठा करके ही हम समाज की रचना कर सकते हैं। इस सब को करने के लिए एक अनुभव की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये केजरीवाल किसी भी तरीके से ये भ्रष्टाचार का विरोधी है, या कोई ये देश में से कोई दिशा या कोई वैकल्पिक राजनीति देने वाला, तो कृपा करके थोड़ा सा समझिए कि ये आदमी है क्या। ये आईआईटी करने जाता है। दोस्तों, एक आईआईटी ग्रेजुएट के ऊपर हमारे देश का आज की तारीख में तो 35-40 लाख रुपए खर्च होता है। अरे इसने भी जब आईआईटी पढ़ा होगा तो उस समय में भी 15 से 20 लाख रुपए खर्च हुआ होगा इसके ऊपर, जिसकी आज मूल्य तो 40-45 लाख रुपए होगी। इतना इस देश का पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ। इसने आईआईटी किया, इसके बाद में ये काम करने गया इंजीनियर का काम इसने नहीं किया, इसको ब्यूरोक्रेट बनना था। अरे तुमको यदि ब्यूरोक्रेट बनना था तो पहले बनते। तुमने आईआईटी में एक इंजीनियर बन सकता था उसका अवसर खत्म किया। आगे आईआरएस में आए। आईआरएस जो है, डिपार्टमेंट बताता है कि हमारे आईआरएस में इतने लोगों की ज़रूरत है, हर साल इतने लोगों का चुनाव होता है, तुम इसमें आ गए। आने के बाद में 2-4 साल बाद तुम्हारे को ये समझ में आया कि ये बेकार है, ये कुछ समाज का काम करना चाहिए।
इसके बाद एक एनजीओ खोला, एनजीओ खोला, एनजीओ में भी आगे पीछे और ज़्यादा करके वो एनजीओ का आपको, मुझे शर्म आती है। और पता नहीं आप लोगों को कैसे मालूम नहीं है कि ये छोटी छोटी चीज़ों की, ये शुरू से ये इसने ये किया है, टेलीविज़न में वीडियोस बनाए हैं इसने, क्योंकि ये आने वाले समय पे दिखाना चाहता है, देखो मैं कितना बड़ा समाज सेवी हूँ। दोस्तों, जो समाज सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते नहीं होंगे, जो सच्चे जो समाज सेवा कर रहे हैं और जो लोग अच्छी एनजीओ चला रहे हैं, वो किन भावनाओं से लगते हैं, कितना सादा जीवन रहता है। थैले वाले झोला वाला कहते हैं हम इन लोगों को, क्योंकि इनको व्यक्तिगत इससे कुछ चाहिए ना, और नए नए कोई प्रचार की ज़रूरत होती है, और नए नए ये इनके प्रचार की कोई इच्छा होती है। इसको भी उसने बनाया क्योंकि ये चल रहा था इसके दिमाग में, ये किसी के मातहत काम नहीं करना चाहता, इसलिए इसको ना तो टाटा कंपनी अच्छी लगी, ना इसे अपना आईआरएस अच्छा की नौकरी अच्छी लगी। ये किसी के अंदर अंदर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक टीम में काम करना ये इसको पसंद नहीं। इसको चाहिए पिछलग्गू, और ये मिल गए इसको। और ऐसे पिछलग्गू मिले जिनका खुद का भी जीवन में कोई भविष्य नहीं था, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है, न ज्ञान है, न कोई दूसरी क्षमताएं हैं, न नेतृत्व क्षमता है। ये पिछलग्गू है, ये लग में गई। और ये मक्कार आदमी, धूर्त आदमी है, और धूर्त आदमी बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाता है। हालांकि इसके साथ अब जो जुड़े हुए 4-10 जो हैं, ये सारे ही तो खुद भी धूर्त हैं और पहुंचे हुए कलाकार लोग हैं। अब ये लोगों ने क्या, दिल्ली में लोगों ने मौका दिया, आईआरएस आपने छोड़ा, एनजीओ आपने छोड़ा, राजनीति में आए। पहले लोकपाल है, लोकपाल को भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा, और उसके बाद में हट गया उससे किसी तरीके से। अन्ना हजारे ने ये इन परिस्थितियों में, किरण बेदी ने इन परिस्थितियों में जो भी लोकपाल हो सकता था, उस पर उन्होंने समझौता किया है। ऐसा नहीं कि अन्ना हजारे उस जन लोकपाल से खुश है, ऐसा नहीं है, न किरण बेदी उससे खुश है, लेकिन परिस्थितियों में जितना जो कुछ भी मिल जाता है उसको ले लेना पड़ता है। बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। अगर आप बेस्ट परस्यू करते हैं तो यू लूज गुड। उन्होंने ले लिया उसको। अगर आप इस आम आदमी पार्टी से ये सोच करके जुड़ रहे हैं कि ये कहीं पर आपको कहीं ले जाए, कहीं नहीं ले जाएगी, ये व्यक्ति भटका हुआ है। इसी ही दोस्तों, नेतृत्व वो कर सकता है जिसे खुद अपना लक्ष्य दिखता हो स्पष्ट, जिसके अंदर इतनी योग्यता हो कि अपनी क्षमताओं का वो सही आकलन कर सके। बहुत गंदा शब्द होता है, मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसको करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में ये शब्द बहुत व्यापक, बहुत ज़्यादा कन्वे करता है, जो दूसरा शब्द नहीं। जैसे कहते हैं औकात, अपनी औकात पहले देख लो कि क्या है, हमारी क्षमताएं क्या है। इसके बिना जो लीडर आपका है वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद ही भटका हुआ है, जिसे खुद अपने लक्ष्य नहीं मालूम है, जो खुद ही नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, मानसिक रूप से जो बीमार है, वो आपको कहाँ ले जाएगा। तो इतना नादान मत बनिए। ये आदमी इस पूरे इलेक्शन 2014 में इसका एक ही उद्देश्य है, ये अपनी प्रोफाइल बना रहा है। इसे आपसे कोई मतलब नहीं है, आम आदमी पार्टी से मतलब नहीं, और आप आई मीन यू, आपसे कोई मतलब नहीं इसको। अगर आप आदर्शवाद के तहत इससे जुड़े हैं तो कृपा करके आप फिर से मनन करिए कि इस समय जो 10 साल के कुशासन की जो विरोध में जो लड़ाई चल रही है, ये कुछ ही लोग कर रहे हैं इसको, सिर्फ भाजपा या एनडीए नहीं, इसके विरोध में कुछ और भी चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन कांग्रेस, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खत्म हो। ये उनकी व्यवस्थाएं हैं, कहीं ईगो है, कहीं वोट बैंक की राजनीति है, कहीं और व्यवस्थाएं हैं कि जो एकजुटी नहीं हो पा रहे हैं। एक ग्रुप दूसरा है राजनीतिज्ञों का जो उतना ही भ्रष्ट है, जिसने कांग्रेस की संस्कृति को ही अपनाया और राजनीति को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का माध्यम, मुलायम है, लालू है, बहुत से ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमारा भविष्य कांग्रेस के साथ में, और ये अभी साइकिल लेके घूम रहे, लालटेन लेके घूम रहे हैं, बाद में ये इनकी पालकी ढोएंगे कांग्रेसियों की, और ये उसको उस तंत्र को चालू रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ये भी उन्हीं के जैसा है, बल्कि उनसे बदतर है। उन लोगों ने तो कम से कम नीचे से शुरुआत करके
और राजनीति को समझा है, और कम से कम कुछ तो डिलीवर कर रहे हैं, और हिम्मत है जिनके अंदर कि हम बैठ सकते हैं उस गद्दी पे और वहाँ जाकर के हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अपना माल कमाएंगे और कुछ जनता का के लिए कुछ करेंगे। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भटका हुआ व्यक्ति है, इसके पास में कोई विजन नहीं है। ये रोहतक में जाके बोलेगा कि आपको इतने लाख रुपए जमीन खरीद के 28 लाख रुपए एकड़। दोस्तों 28 लाख रुपए क्या होता है? 28 लाख रुपए एकड़ मतलब आपको बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि वो अनिल अंबानी ने उसको 1 करोड़ रुपए एकड़ बेचा। सीआईआई में जाके क्या बोलता है ये कि अरे भाई हम लोग क्या करते हैं, अरे उद्योग तो आप बढ़ाते हैं, देश को तो आप आगे बढ़ाते हैं, हम राजनीति में वाले हम लोग क्या। ये देखिए मक्कारी, देखिए इसके यहाँ बोलता है कि हम इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वहाँ जाके बड़ा विनम्र बनता है। तो इसके इसके उसमें कहीं कोई एक तालमेल नहीं इसकी बातों में। इसका काम है सिर्फ जहाँ जाना है वहाँ कुछ करके उसको वोट बन लेना। अब आप देखिए, अगर आप आदर्शवादी हैं और एक वैकल्पिक राजनीति की बात सोचते हैं, कौन सी वैकल्पिक राजनीति कर रहा है ये? जुम्मे की नमाज के दिन मस्जिद में जा कर के पर्चे बांटना और मुसलमानों को ये कहना कि 65 साल से आपके ऊपर अत्याचार हो रहा और अब हम इसको ठीक करेंगे। वैकल्पिक राजनीति है ये। झोपड़पट्टी में जाना, वहाँ जा कर के जो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, जिन्हें हर वक्त तलवार लटकी हुई कि कब बुलडोजर चल जाएगा, ऐसे लोगों को ये वादा देना कि तुमको सबको ज़मीनें मिलेंगी, बने बनाए मकान भी मिलेंगे, फिर उनका वोट ले लेना, ये वैकल्पिक राजनीति है। फ्री में पानी दिलाना, आधे दाम पे बिजली दिलाना, ये वैकल्पिक राजनीति है। कानपुर में अपने मंच पे मौलवी जी को बिठाला हुआ है, ये वैकल्पिक राजनीति है। ये सेक्युलरिज्म इसको कहते हैं, यानी जो हिंदुओं को छोड़ करके जो बाकी कोई धार्मिक गुरु अगर आपके मंच पे बैठेंगे तो वो सेक्युलरिज्म है, और अगर किसी के मंच पे कोई साधु हिंदू साधु बैठ जाएगा तो वो सांप्रदायिक हो गए। तो ये जो है ये लोगों को भटका रहा है, और ये जब ये खुद ही अपनी दिशा नहीं जानता तो आपको क्या दिशा दे सकता है? ये आप पहला उस कैटेगरी के दिए आप हैं कि आपने खुद पैसा कमाया है, बस अब आपके अंदर एक राजनीतिक सत्ता का हासिल करना है, बने रहिए आप बहुत अच्छा है। क्योंकि दूसरी पार्टियों में आप जाएंगे तो आपको अनपढ़ और अपराधी किस्म के लोग वहाँ उन ऑफिस में बैठे मिलेंगे, और उनके साथ यू कैन नॉट रब योर शोल्डर्स विद सच पीपल। आई नो दैट, आई नो योर लिमिटेशंस and you are not welcome in the kind of parties that we have in India at the moment. चलिए मज़ा करिए, आप कहीं ना कहीं आप फेमस हो जाएंगे। अगर आप आदर्शवादी हैं, आप पुनः सोचिए, कम से कम जो एक इस समय एक आशा बंधी है लोगों को कि एक आदमी है, अगर नरेंद्र मोदी है या भाजपा के और जो दूसरे नेता हैं या उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, तो एक आपको कहीं इससे निजात दिलाएंगे, तो उसके विरोध में आप काम मत करिएगा। तीसरा दोस्तों, यदि आप मेरे भाई हैं, जैसा मैंने जीवन शुरू किया था बहुत नीचे से, इसके बाद मैं ईश्वर की कृपा से मैं अपनी नौकरी में जितना भी उस समय जिस अथॉरिटी ने मुझे अपॉइंट किया था उस पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, मैं पद से की था। और दोस्तों, इस अभी डिंग मारने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैंने जीवन में जिसे कहते हैं, मैंने नौकरी या जीवन के दूसरे हिस्सों में आई हैव लिव्ड ऑन माई ओन टर्म्स इन माई लाइफ। नोबडी कुड डिक्टेट एंड नो पावर ऑन दिस अर्थ। जो मुझे मेरी मर्जी में आया है वो मैंने किया है। और मेरे विभाग में ये चर्चा होती है कि शुक्ला जी जैसा आदमी भी सरवाइव कर गया और अच्छा राइज किया। मैं कभी ये नहीं है, छोटे से नीचे से करके ऊपर तक मैं पहुंचा, और आज ईश्वर की ही कृपा से बहुत आनंद से हूँ, रिटायर्ड हूँ। अगर मुझे राजनीति ज्वाइन करना होता तो मैं 1 नवंबर 2012 तो मैं रिटायर हुआ था, उस दिन कोई भी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर सकता था। और मैं खेती भी करता हूँ, घंटों घंटों तो छोड़िए, दिन कई दिन तक मैं अनपढ़ किसानों, अनपढ़ मजदूरों के साथ रहता हूँ।
मेरे बच्चे की वर्कशॉप है, उसमें अनस्किल्ड वर्कर्स के साथ में मैं घंटों रह लेता हूँ। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं थी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस में बैठना, जहाँ पे चाय और आलू बंडे के चक्कर में लोग बैठे रहते हैं बेचारे गरीब घरों के, या गुंडातत्व है, या जैसा भी आजकल राजनीति पार्टियां चल रही हैं, मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन नहीं की, क्योंकि राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा था, यदि आप मेरे कैटेगरी के हैं जिससे आज काम चाहिए, या आप सोचते हैं कि अब आपको कुछ करना है, अगर ये सोनिया गांधी के 5 किलो 7 किलो गेहूं पर मंथ से आप खुश हैं, या वो 1,000 रुपये उत्तर प्रदेश के में बढ़ता है फ्री में, अगर आप उससे खुश हैं तो कोई बात नहीं है। यदि आपको कुछ काम चाहिए, आप जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति देने वाली सरकार इस देश में बने जो आपको कुछ रोजगार दिला सके। यदि आप खेती करते हैं तो आपकी समस्याओं से कुछ आपका समाधान कर सके, आपकी आय बढ़ा सके, उसी खेती के रहते हुए कुछ थोड़े छोटे मोटे परिवर्तन करके उसमें कोई चेंज चाहते हैं, तो वो आप ऐसी धारणाएं अगर आप रखते हैं तो आप फिर से सोचें, क्योंकि इस केजरीवाल के पास आपकी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, ये आदमी अपनी प्रोफाइल, अपनी पोजीशन बना रहा है। इसका मैं नहीं समझता हूँ कि 2 3 4 से ज़्यादा लोग इसके जीत पाएंगे। दोस्तों, अभी ये कहता है ये नरेंद्र मोदी को हरा देगा बनारस में। ये बनारस से अगर नरेंद्र मोदी वहाँ से हट जाएं तो भी ये वहाँ से नहीं जीत सकता। अभी इसको 7 जन्म लगेंगे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर आ गया तो उसको हराने में, या यदि वहाँ पे बीएसपी का कोई धाकड़ कोई नेता आ गया उसको, ये कभी नहीं जीत सकता किसी से भी। नरेंद्र मोदी को ये क्या हराएगा इस तरीके से ये जो कर रहा है। तो और यदि आप उस वर्ग के हैं जिसको काम चाहिए, जिसकी जो इस महंगाई की मार से, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे आप त्रस्त हैं और आपको जीवन में परिश्रम करके अपनी ज़िंदगी बनाना, अपना भाग्य खुद बदलना चाहते हैं, तो आप इस लोगों से ना जुड़ें, क्योंकि बिना चाहे हुए भी आप, मैं जब विश्वास करता हूँ क्यों आप इस देश का बुरा चाहेंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ किसी तरह किसी तरीके से आप देश का नुकसान कर देंगे। इसलिए एक बार आप इसमें विचार करें कि आदमी कौन है जो हमको कहता है कि हम नेतृत्व करेंगे तुम्हारा। आईआईटी करके नौकरी, इंजीनियर की नौकरी नहीं करता, आईआरएस में जाता है और वहाँ से छुट्टी लेता है कि मुझे आईआरएस की तैयारी करना है। दोस्तों, ये कानून है देश का कि यदि यूपीएससी की कोई नौकरियों में कोई परीक्षा में बैठना चाहता है, तो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर की नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उनको छुट्टी देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जैसा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर व्यक्ति को आईएएस आईपीएस जैसी जो सर्विसेज है उसमें भाग लेने का अधिकार है। वहाँ से छुट्टी लिया आईआरएस करने, आईआरएस से छुट्टी लिया बोलता आरटीआई के समय। दोस्तों, मैं अभी रिटायर होने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वकालत करता हूँ, एलएलबी हूँ। एक 6-8 लड़के लॉ कॉलेज के गंभीरता से जो पढ़ रहे हैं, इनको अगर कहा जाता है कि एक आरटीआई एक्ट हिंदुस्तान में लाना है, आप उसको बनाइए। बहुत सारे उदाहरण हैं सामने, इंग्लैंड में, अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। ये जिस लोकपाल की बात करता है वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये स्वीडन में ओम्बड्समैन पता नहीं किस दशकों बीत गए हैं, ओम्बड्समैन हुआ करता है, उसी को हम लोकपाल कहते हैं। ये जो सिंघवी थे राजस्थान के, दिल्ली कहाँ के थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी कि ऐसा होना चाहिए, लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए। अभी जो बात है आरटीआई एक्ट के, ये बड़े भारी एक्टिविस्ट हैं और पता नहीं किस कैटेगरी में है, में उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, और मैग्सेसे अवार्ड की जो सच्चाई है वो ज़्यादा नहीं कहना चाहिए।
उसमें कम से कम 10-20% लोगों को, ऐसे लोगों को मैग्सेसे अवार्ड दे दिया जाता है जो पश्चिमी एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, अमेरिका की दलाली करते हैं, उनको दे दिया जाता है वो फिलीपींस का, लेकिन वो अमेरिकन उसको कंट्रोल करते हैं। तो कैसे दे दिया जाता है? अब ये आदमी IRS छोड़ के NGO चलाने के लिए वो कहता है, उसको काम नहीं करता, NGO छोड़ करके RTI का एक्टिविस्ट बन जाता है, फिर जन लोकपाल की बातें करने लगता है, और उसके बाद में फिर राजनीति में पार्टी बनाता है। राजनीतिक पार्टी को जीता नहीं है वो, ये थोड़ा सा गलत फहमी बना रहे हैं, उसको 70 में से 28 सीटें मिली थी। तो दोस्तों, यदि सिर्फ 4 या 5 जगह पे 6-8 हज़ार 25-30 हज़ार वोट 6-6 हज़ार 5 सीटों पे यदि बीजेपी को मिल गए होते, तो अभी बीजेपी सरकार होती, इसको भूल गए होते लोग। ये जीता नहीं है, ये कांग्रेस के कांग्रेस का तो एजेंट है दोस्तों ये, लेकिन ये अभी मुद्दा नहीं है। तो ये जीता नहीं है, फिर भी इसको एक मौका दिया। कांग्रेस ने चाहे कि बुरे इरादे से किया हो, चाहे अच्छे इरादे से सपोर्ट दिया था कि सरकार चला सकता था और दिखा सकता था कि भाई हम सरकार को कैसे चलाएंगे, और इस बीच में वो कुछ सीख सकता था। उसके जो गुड फॉर नथिंग जो उसके साथी हैं, वो भी कुछ सीख जाते, कुछ उनके अंदर मॉडरेशन होता, कुछ टेपरेट बनते, वो थोड़ा सा उनको समझ में आती कि राजनीति क्या है और सरकारें कैसे चलाई जाती। कुछ नहीं, तुरंत कूदेंगे, अब इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। यानी ये MIT से अगर कोई डिग्री लेकर के आ गए तो उनको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का चीफ इंजीनियर बना दिया जाए, ये इस टाइप की बातें हैं। आपके कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े आपकी पृष्ठभूमि हो, लेकिन सीधे आपको प्रधानमंत्री बनना है। ये जो है ये अपना व्यक्तिगत ये बना रहा है। और अगर आप, मैंने फिर याद दिला दूँ कि अगर आप मेरी कैटेगरी के हैं, जैसे मैं कुछ भी नहीं था, नीचे से शुरू की दोस्तों, मैंने 2 लाख किलोमीटर पैसेंजर गाड़ी में सफ़र किया है, जनरल डिब्बे में, और हज़ारों किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है ग्रामीण क्षेत्रों में। हर वर्ग के लोगों से मैं मिला हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि हम आशा लगा लेते हैं किसी से भी। अब दोस्तों, आप देखते होंगे अक्सर कि जब कोई घर में बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार होता है, तो माँ या बाप भी कभी कभी पहले ये दवाई देगा, वो दवा देगा, इस डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर को दिखाया। और पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी कहीं बोलते हैं इसको झड़वा लो। अब आप पता नहीं, महानगरों में तो ये नहीं है, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में और कस्बों में ये बड़ी आम बात है कि कोई लोग बोले झाड़ते हैं, ठीक करते हैं। ये एक विधा थी और सच्ची थी, और पूरे संसार में एक ये विधा रही है कि कुछ लोग जो है उनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जो टच थेरेपी, स्पर्श से किसी तरीके से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। लेकिन इसमें से आज की तारीख में जो लोग हैं उसमें 90% फ्रॉड्स होते हैं, उनको झड़वाने के लिए ले जाते हैं बच्चे। ऐसे ही कोई बड़ा संकट रहता है, आदमी अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, इसके बाद में दूसरे धर्म के देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, फिर कहीं चादर चढ़ा के आ जाता है, कहीं मोमबत्ती जला के आ जाता है, क्योंकि उसको तो समस्या है। लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं, समाधान होगा दवाई से, या कोई सच्चा कोई टच थेरेपी या फिजियोथेरेपी वाला होगा तो ठीक कर सकता है। इस आदमी के पास आपकी किसी समस्याओं का समाधान नहीं है, और इस आदमी को सपोर्ट करने का अंत में ये अर्थ होगा कि आप अपना भविष्य बिगाड़ के बैठ जाएंगे। ये तो चढ़ जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ये अभी ऑल इंडिया फिगर TV ने और आप लोगों ने बना दिया इसको, आप वहीं रहेंगे। आपको अपने जीवन के सारी समस्याओं से खुद जूझना है, तो कम से कम आप और ये पूरी टॉक में विशेष वो आदर्शवादी लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये आदमी कोई चमत्कार करने वाला है, वो लोग सावधान हो जाएं, मनन करें, रहना रहें, मैं नहीं कहना। लेकिन यदि आप जीवन की बेसिक चीज़ों तक ही नहीं पहुंच पाए हैं और आपको अभी रोटी की समस्या है, तो कृपा करके जो लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, उन लोगों के विरुद्ध आप खड़े मत हो, अपनी ताकत ना लगाएं। ये मेरे आपसे अपील है, मेरा निवेदन है, मेरी सलाह है। आप अगर
अगर बच्चे हैं, यंग हैं, तो मैं फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस जो फ्रॉड इस देश के साथ हो रहा है, जिन भी लोगों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फॉरेन पावर्स हो, चाहे कोई भी हो, या इस व्यक्ति की मक्कारी है, ये जिस भी कारण से, इसमें आप सहयोग ना करें।